प्रिया के घर के सामने वाले खाली घर में महीनों से सन्नाटा पसरा था। उस घर के आंगन में धूल से नहाए हुए पत्ते हवा के साथ यहाँ से वहाँ उड़ते नजर आते थे। जगह जगह पत्तों के छोटे छोटे ढेर कचरे में अटक कर एकत्रित हो जाते और अपनी बर्बादी की कहानी खुद ही बताते थे कि जब से उन्होंने वृक्ष को छोड़ा, या भी कहते थे कि जब से वृक्ष ने उन्हें छोड़ा उसकी जिंदगी इसी तरह आवारगी की भेंट चढ़ गई है। यहाँ से वहाँ, इधर से उधर उड़ते रहना ही उनका भाग्य हो गया। कभी कभी तो लोग उन्हें आग के हवाले कर देते। काश उनका जीवन ऐसा नहीं होता। प्रिया अक्सर अपने घर की खिड़की से उस खाली घर की तरफ देखा करती थी। वह अक्सर सोचती कि खाली घर कितना बदकिस्मत होता है। काश इस घर में कोई परिवार रहने आ जाए तो इसके भी भाग्य खुल जाए। साफ सफाई, पूजा अर्चना, आरती का दिया, अगरबत्ती की खुशबू से घर आंगन महकने लगे। उनके घर की तरह सामने वहाँ भी हरा भरा बगीचा हो, घर में रौनक हो। परंतु उसकी यह चाह कब सच होगी, इसे इंतजार था। प्रिया अपने पापा विनोद के साथ कुछ दिनों शहर से बाहर घूमने गई थी। विनोद अपनी इकलौती लाडली बिटिया के बेहद प्यार करते थे। उसकी हर बात पर आंखों पर रखते थे। उसके कहने से वह एक हफ्ते से छुट्टी लेकर मनाली घूमने चले गए थे। वहाँ की हसीन वादियों ने उनका एक सप्ताह कैसे निकल गया उन्हें पता ही नहीं चला। प्रिया की उम्र इस समय 18 वर्ष की थी। उसकी मम्मी उमा का कुछ वर्ष पूरा स्वर्गवास हो चुका था। उसके बाद विनोद ने अकेली प्रिया को बड़ा किया था। दोनों ने भगवान ने इस आदेश को स्वीकार कर लिया था और अब दोनों खुश भी रहने लगे थे। एक हफ्ते तक छुट्टियां मनाने के बाद आज वह वापस अपने घर लौटे। रात का समय था, इसलिए प्रिया और विनोद रिक्शे से उतरकर सीधे घर के अंदर चले गए। सफर की थकान ने जल्दी ही उन पर काबू कर उन्हें गहरी नींद में सुला दिया। दूसरे दिन सुबह जब प्रिया उठी तो वह हर रविवार की तरह अपने पसंदीदा खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। आज रविवार का दिन था, प्रिया और विनोद के लिए अवकाश का दिन। बाहर देखते ही उसकी आंखें अचरज में पड़ गई और वह जोर से चिल्लाई, पापा पापा जल्दी बाहर आओ। विनोद ने आते हुए कहा, अरे क्या हो गया प्रिया, क्यों इतनी ज्यादा खुश हो रही हो? प्रिया ने कहा, अरे पापा वह देखो सामने वाला घर। विनोद भी खिड़की पर आकर खड़े हो गए। उन्होंने बाहर देखते हुए कहा, लगता है कोई रहने आ गया है। साफ सुथरा आंगन कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ पापा देखो ना, कुछ गमले भी रखे हैं लेकिन उनके पौधे सूख रहे हैं। हाँ बेटा, हो सकता है उन्हें पौधों को पानी देने का समय नहीं मिल पाया हो। पापा कौन आया होगा? पता नहीं बेटा, घर अब हमें भी एक और अच्छे पड़ोसी मिल जाएंगे। प्रिया अपने सामने वाले खाली घर में किसी के आ जाने से बहुत खुश थी। अब तक भी वह उस घर की तरफ देख रही थी। आज उसका उत्साह चरम सीमा पर था। उसने चलते हुए विनोद से कहा, पापा आखिर इस घर का भाग्य खुल ही गया। अब हमारे घर की तरह से भी बातें करने और हंसने की आवाजें आएगी। शाम को कुर्सी डालकर वे लोग भी बाहर आंगन में बैठेंगे। कितना अच्छा लगेगा ना पापा? हाँ बेटा, पापा मैं उन लोगों की दोस्ती कर लूंगी। हाँ हाँ कर लेंगे ना। तभी अचानक उस घर में रोने की आवाज आने लगी। वह आवाज बहुत धीमी थी। विनोद और प्रिया एक दूसरे की तरफ आश्चर्य भरी नजरों से देखने लगे। प्रिया ने कहा, पापा लगता है कोई रो रहा है। हाँ लग तो ऐसा ही रहा है। तभी एक बार जोर से बर्तन गिरने की आवाज आई और उस आवाज के साथ ही रोने की आवाज भी जोर से आने लगी। लगातार बर्तन पटकने और रोने की आवाज बढ़ती जा रही थी। तब विनोद को यह समझ में आया नहीं लगा कि अंदर तो झगड़ा हो रहा है, शायद पति पत्नी के बीच मारपीट हो रही है। उन्होंने प्रिया से कहा, प्रिया बेटा चलो हटो यहाँ से, तुम्हें ये सब नहीं सुनना और ना ही देखना चाहिए। पर पापा शायद कोई किसी को मार रहा है, हमें उन्हें बचाने के लिए जाना चाहिए। प्रिया हम तो उन्हें जानते तक नहीं, हम कैसे जा सकते हैं? उन्हें बुरा लगेगा, हो सकता है वह हमारा अपमान कर दे। तुम चलो यहाँ से, वैसे भी छुट्टियों के कारण तुम्हारी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो गया है। ऐसा कहते हुए विनोद ने हाथ पकड़कर प्रिया को अंदर के कमरे में भेज दिया और कहा, बेटा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं नहाने जा रहा हूँ। ठीक है पापा। प्रिया ने ठीक है कह तो दिया, पर इस समय उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। उसे तो वह रोने की आवाज के लिए दुख हो रहा था। कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है? वो अपने आप को रोक न पाई और फिर से उसी खिड़की पर जाकर देखने लगी। वहाँ अब तक भी झगड़ा चल रहा था। रोने की आवाज भी आ रही थी। प्रिया डर रही थी। तभी उसने देखा एक आदमी जिसकी उम्र लगभग 30 के आसपास होगी। वह घर के बाहर निकला। उसने दरवाजा बंद करके ताला लगाया और चाबी का गुच्छा जेब में रख लिया। उसके बाद आगे में रखे स्कूटर को लेकर वह कहीं चला गया। दरअसल प्रिया और विनोद जब मनाली गए थे, उन्हीं दोनों सामने के खाली घर में एक पति पत्नी रहने आए थे। पति का नाम राज और पत्नी का नाम अल्पा था। प्रिया ने सोचा घर में तो कोई और भी है जो रो रहा है, उसे तो घर में ही बंद कर दिया गया है। वह खुद को रोक न पाई और बाहर निकलकर उस घर की तरफ जाने लगी।
दोनों घरों के बीच में केवल एक सड़क की थी। उसने जाने से पहले कुछ भी नहीं सोचा था। वहां पहुंचकर उसने दरवाजे के बाजू में बनी खिड़की को खटखटाया और इंतजार करने लगी। प्रिया को घर के अंदर सिसकियों की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी, लेकिन जब कुछ समय तक कोई खिड़की खोलने नहीं आया तो यह सोचते हुए कि अंदर जो भी है वो बहुत तकलीफ में है, उन्हें फिर से खिड़की को खटखटाया। अंदर अर्पण ने खटखटाने की आवाज तो सुन ली थी, परंतु कौन होगा इस सोचकर वह खिड़की के पास नहीं आई। लेकिन जब बार बार खिड़की खटखटाने की आवाज आने लगी तो उसे आना ही पड़ा। उसने आकर खिड़की का दरवाजा खोला। सामने एक प्यारी सी लड़की को देखकर उसने अपने आंसुओं को पोंछते हुए इशारों से ही पूछा, क्या है, कौन हो तुम? प्रिया ने देखा अल्पा के चेहरे पर कुछ नीले नीले निशान थे। आंखें पोंछने के बाद भी आंसू बार बार उसकी आंखों में छलक छलक कर बाहर आ रहे थे। उसने कहा, मैं प्रिया हूँ और वह सामने वाले घर में रहती हूँ। मैं अंदर आना चाहती हूँ, लेकिन दरवाजे पर तो ताला लगा है। अल्पा के गले से आवाज नहीं निकल पा रही थी। उसने हाथ से ही इशारा किया, नहीं तुम जाओ वापस। प्रिया वापस आ गई। तब तक उसके पापा नहा कर बाहर आ चुके थे। वह खिड़की से अपनी बेटी प्रिया को देख रहे थे। वह जानते थे प्रिया बहुत दुखी है, वह किसी का दुख नहीं दे सकती। प्रिया जैसे ही घर में आई उसने अपने पापा को देखा तो कहने लगी, पापा उस इंसान ने उसे बहुत मारा है और वह रो रही है। उसने बाहर से ताला लगाकर उसे घर में बंद कर दिया है। पापा किसी भी तरह से वह ताला खुलवा दीजिए ना, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। प्रिया बेटा हम ऐसा नहीं कर सकते, यदि वह आदमी आ गया तो हंगामा हो जाएगा। प्रिया को उसके पापा की बात माननी ही पड़ी। शाम तक न जाने कितनी बार प्रिया उस खिड़की के खड़ी होकर उस तरफ देखती रहती। उसे विश्वास था कि वैसा सीन अब फिर से कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन उसका वह विश्वास उसी दिन टूट गया। शाम को रात जब वापस आया तो स्कूटर की आवाज सुनते ही प्रिया खिड़की पर आकर देखने लगी। उसने देखा कि उस इंसान ने जेब से चाबी का गुच्छा निकालकर दरवाजा खोला और अंदर जाते ही तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। उसके बाद कुछ ही पलों में फिर से रोने की आवाज सुनाई देने लगी। दर्द से भरी उस आवाज को सुनकर विनोद का भी कलेजा कांप रहा था। वह सोच रहा था, बाप रे बाप, लगता है यह इंसान तो आते जाते अपनी पत्नी को बेरहमी से मारता है। इसका कुछ तो करना पड़ेगा, वरना तो यह रहना मुश्किल हो जाएगा। तभी प्रिया ने एक बार फिर अपने पापा से कहा, पापा लगता है वह इंसान ही उसका पति है। हमें इस तरह चुपचाप तमाशबीन नहीं बनना है। लेकिन बेटा यह उनका घरेलू मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। कि पापा घरेलू हिंसा के खिलाफ हम पुलिस में शिकायत तो करवा ही सकते हैं। प्रिया बेटा ऐसा कुछ भी हम उस लड़के से मिले बिना नहीं कर सकते। चलो रात हो गई है, अब सो जाते हैं। प्रिया रात को ठीक से भी सो नहीं पाई। पूरी रात उसके कानों में रोने की वही चीखी गूंजती रही। अगले दिन सुबह प्रिया उठी और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर में फिर उसी तरह बर्तन पटकने और रोने की आवाजें आने लगी। प्रिया घबरा रही थी, उसने डर भी लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसके पापा ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर ड्राइंग रूम में आए। अपने पापा को देखते ही प्रिया ने कहा, पापा देखो ना, वह अपनी पत्नी को फिर मार रहा है। प्रिया बेटा इस वक्त हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, मेरे ऑफिस का समय हो रहा है। चलो तैयार होकर नाश्ता कर लेते हैं। प्रिया को अपने पापा की बात सुननी ही पड़ी और विमन से ही सही, पर उन दोनों से नाश्ता कर लिया। ऑफिस जाते समय विनोद ने कहा, प्रिया मैं जा रहा हूँ, तुम भी तुम्हारे समय से कॉलेज चली जाना। ठीक है पापा। विनोद तो ऑफिस चला गया, परंतु प्रिया कॉलेज नहीं गई। वह उस इंसान के बाहर जाने की रास्ता देख रही थी। कुछ ही समय में पिछले दिन की तरह वह आदमी बाहर निकला, दरवाजे पर ताला लगाया और स्कूटर लेकर चला गया। फिर डरते डरते उस घर के नजदीक गई। अंदर से आती हुई सिसकी की आवाज सुनकर उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। इस तरह के अत्याचार को देखकर उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह किसी भी तरह से इस दरवाजे को खुलवाकर उस लड़की को मदद अवश्य करेगी। उसके बाद वह अपने आप को रोक नहीं पाई और डुप्लीकेट चाबी बनाने वाले के पास पहुंच गई। वहां जाकर उसने चाबी बनाने वाले से कहा, भैया हमारे घर की चाबी खो गई है, आप चलकर ताला खोल दो और एक चाबी बनाकर मुझे दे दो। चाबी बनाने वाले ने कहा, ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। प्रिया के साथ आकर वह ताला खोलने की कोशिश करने लगा। इस काम में उसे बहुत समय नहीं लगा। उसने एक चाबी बनाकर प्रिया के हाथ में देते हुए कहा, लो बिटिया तुम्हारा काम तो हो गया, अब मुझे पैसे दे दो तो मैं जाऊं। प्रिया से पैसे लेकर वह तुरंत ही वहां से चला गया। दरवाजे पर कुछ आहट होने के अलावा डर रही थी। वह एक कोने में सिकुड़ कर बैठी थी। उसे लग रहा था कि उसका पति शायद किसी को साथ में लेकर वापस आ गया है। तभी प्रिया दरवाजा खोलकर अंदर चली आई। अंदर आकर उसने आवाज लगाई, हेलो हेलो, आप कहाँ हैं?
अपने सामने एक लड़की को इस तरह देखकर अल्पा अचंभे में पड़ गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है। तभी प्रिया के चेहरे पर नजर पड़ते ही उसे याद आ गया कि लड़की को कल खिड़की पर आई थी। इस तरह उसने अपने कमरे में देखकर उसने थोड़ी हिम्मत आई। तब तक प्रिया की भी अल्पा को देख लिया और वह तुरंत ही उसके पास गई और उससे कहा, उठिए, इधर आइए, कुर्सी पर बैठिए। मैंने कल आपको बताया था ना कि वह सामने वाला घर मेरा है, मैं आपको पानी देती हूँ। कहकर पानी बुदबुदाते हुए प्रिया ने इधर उधर नजर दौड़ाई। प्रिया ने देखा रसोई में एक घड़े में पानी था, लेकिन उसके अलावा उसे खाने पीने के लिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रसोई में कुछ बर्तन इधर उधर पड़े थे जो वहाँ की बदहाली के गवाह बने हुए थे। गैस स्टोव भी जाने कभी से ये धूल खाया हुआ वहाँ की दर्दनाक कहानी बयां कर रहा था। ऐसी हालात देखकर प्रिया हैरान हो गई थी। वह सोच रही थी कि जेल भी शायद इतनी भयानक नहीं होती होगी। वह समझ गई थी कि ये लड़की तो पता नहीं कब से भूखी होगी। उसने गिलास में पानी भरकर अल्पा को पिलाते हुए पूछा, आपका नाम क्या है? अल्पा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अल्पा। लगता है आपने कुछ भी खाया पिया नहीं है, मैं मेरे घर में मंगवाती हूँ। अल्पा ने उसे मना नहीं किया। प्रिया ने अपने घर फोन लगाकर अपनी कामवाली से कहा, रमा आंटी, यहाँ सामने वाले घर में खाना लेकर आओ। ठीक है मैडम, लाती हूँ। रमा खाना लेकर आई। प्रिया ने अल्पा से कहा, आप खाना खा लीजिए। अल्पा भूखी थी, उसने जल्दी जल्दी खाना खा लिया। तब तक रमा चाय भी बनाकर ले आई। अल्पा ने चाय भी पी। उसके बाद शायद उसमें कुछ बोलने की शक्ति नहीं आई तो उसने कहा, थैंक यू वेरी मच। प्रिया ने कहा, वह आपका पति है ना? हाँ, तो आप इस तरह उसकी मार क्यों खाती हैं? आपको विरोध करना चाहिए, इस तरह मार नहीं खाना चाहिए। आप छोड़ क्यों नहीं देती उसे? क्यों इस तरह अत्याचार सह रही हो? सती सावित्री बनकर यह क्या मिलेगा? प्रिया ने एक साथ इतने सारे सवाल कर डाले। अल्पा ने निराश होते हुए कहा, परंतु मैं कहाँ जाऊँ? मेरा तो कोई भी नहीं है। माँ बाप का साया बचपन में ही उठ गया था। तुम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? शायद कल तुमने बताया था पर मुझे याद नहीं। मेरा नाम प्रिया है। तुम्हारे घर में और कौन है? मैं और मेरे पापा, बस हम दोनों ही हैं। मम्मी नहीं है, उसका स्वर्गवास काफी वर्ष पहले ही हो गया था। आपको इस तरह देखकर बहुत दुख होता है। आप जब से आई हैं तब से हर रोज हमें आपके घर से मारपीट और रोने की आवाज सुनाई देती है। आप अपने पति से तलाक क्यों नहीं ले लेती? अल्पा ने कहा, तलाकशुदा का दाग लगने पर बाहर भी लोगों की गिद्ध जैसी नजरों से बचना पड़ता है। इन चार दीवारों के अंदर अत्याचार सहना ही मेरी जिंदगी है। प्रिया ने कहा, यदि तुम कमजोर बनकर यूं ही अत्याचार सहन करोगी तो खुली हवा में कभी भी सांस नहीं ले पाओगी। एक बार इस कैद से बाहर निकलकर देखो, दुनिया कितनी सुंदर है। शायद तुम सब भूल चुकी हो, मैं उम्र में तुमसे छोटी हूँ, लेकिन यदि कोई मेरे साथ ऐसा व्यवहार करे तो मैं उसे उसकी औकात जरूर दिखाऊंगी। अल्पा ने घबराते हुए कहा, प्रिया प्लीज अब तुम जाओ। कहीं का आ गया तो ठीक है। अल्पा जी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ भी जरूरत हो तो खिड़की खोल दिया करना, मैं आ जाऊंगी। मैंने इस ताले की चाबी बनवा ली है, मैं जब चाहूँ तुम्हारे पास आ सकती हूँ। जाते जाते प्रिया ने पूछा, अल्पा जी आपके पास मोबाइल नहीं है? नहीं प्रिया, मेरा मोबाइल उसी के कब्जे में है। वह आपको इस तरह मारता क्यों है? तुम छोटी हो प्रिया, यह सब जानने की उम्र नहीं है तुम्हारी, अब तुम जाओ। दोस्तों, अगर ये कहानी अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।